गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने जॉर्ज पंचम की नाक पाठ पढ़ा था। कमलेश्वर जी की रचना है। इसमें हमने इसके कई पक्षों को देखा कि कैसे इसमें जो व्यंग्य है वो कभी पत्रकारों पर, कभी हमारी भ्रष्ट व्यवस्था पर, कभी जो सिस्टम है हमारा उस पर, कभी जो सरकारी कर्मचारी हैं उन पर अलग अलग तरीके से आघात किया गया है इसमें। और साथ ही समझाने की कोशिश की गई है कि जो अंग्रेज़ थे यहाँ जॉर्ज पंचम के रूप में उनको एक तरह से प्रतिनिधि बनाया गया, तो उससे हमारा जो स्वाभिमान है वो ऊंचा है। हमारा जो आत्माभिमान है वो ऊंचा है, हमारी इज्जत उससे ज़्यादा है। नाक इज्जत का प्रतीक होता है, तो एक तरह से यह भी समझाने की कोशिश की गई है। तो हम लोग अब आगे इसमें और बातें देखते हैं कि पहले तो इसका शब्दार्थ हम लोग कर लेते हैं एक बार। कुछ शब्द हैं इसमें जो नए हैं आपके लिए, तो मैं एक बार उनकी बात कर लेता हूँ, फिर हम लोग और बातें करेंगे। जैसे एक शब्द है मैं। मैं उस पंक्ति को ढूंढना चाहता हूँ कि हाँ, यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मैं अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। तो इसमें एक शब्द आया मैं। मैं इसका अर्थ होता है के साथ। आपने या में डूबा हुआ भी होता है कई बार, जलमय, या वैसे कई जगहों पर अलग अलग तरह से प्रयोग होता है, लेकिन इसका अर्थ है कि साथ। आपने तुलसीदास जी की जो पाठ, तुलसीदास जी का जो इसमें पढ़ा है उसमें भी है ऐ मैं खांड न ऊख मैं, तो वही मैं है यहाँ भी। तो मैं अपने पति के मतलब पति के साथ। पधारने वाली थी। पधारना का मतलब आप जानते हैं आना, उसी को थोड़ा सम्मान से कहा जाता है। शाही दौरा, शाही का मतलब हुआ शाह कहते हैं राजा को, राजा को ही शाह भी कहते हैं। तो शाही यानी राजकीय या राजसी, राजसी या राजकीय भी कह सकते हैं, मतलब आधिकारिक रूप से जो उनका दौरा था, राजा का दौरा था, इसलिए उसको शाही कहा गया। ठीक है। तो अपने पति, अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां की जा रही थी। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। उनका जो डिज़ाइनर था, उसको दर्जी कहना ठीक नहीं है, आजकल उसको डिज़ाइनर कहा जाता है, ड्रेस डिज़ाइनर। तो वो भी परेशान था कि ये अलग अलग देशों के दौरे पर जा रही हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल, 3 देशों में उनको जाना था, तो कहाँ वो कौन सी ड्रेस पहनेंगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था।
आखिर कोई मजाक तो न था, जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। फौज फाटा मतलब जो तामझाम होता है साथ में सेना और जो शाही कर्मचारी होते हैं उसको यहाँ फौज फाटे कहा गया। फौज फाटे सेना और अन्य सेवक या कर्मचारी। ठीक है, तो फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। साथ में जगह जगह अलग अलग तरह से फ़ोटो खींचने वालों की फौज तैयार हो रही थी, मतलब उनका एक झुंड साथ में चलता। इंग्लैंड के अखबारों की कतरन समझते हैं आप, जो टुकड़े होते हैं, कटिंग जिसको कहते हैं, हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है, कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। 1 पाउंड अभी शायद 100 रुपये के आसपास का होता है, तो 400 पाउंड का वो लगभग सूट बना। काफ़ी महंगा हुआ, 400 पाउंड मतलब लगभग 40,000 अभी के हिसाब से। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, मतलब उनके बारे में पूरी जानकारी छपी। प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, जो प्रिंस इंग्लैंड में रानी होती हैं और प्रिंस होते हैं, ठीक है सर, तो उनके कारनामे भी छपे। और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। उनके जो स्टाफ थे, उनके जो कर्मचारी थे, उनकी भी पूरी जीवनियाँ यहाँ के अखबार छाप रहे थे, बता रहे थे। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबार में छप गई। अब रानी आने वाली हैं तो उनके यहाँ जो जो चीज़ें हैं, जो जो लोग हैं, जो जानवर हैं, सब की तस्वीरें अखबारों में आ गई। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। मतलब उसका एक चहल पहल का माहौल यहाँ बना के रखा था अखबार वालों ने। वहाँ कुछ भी होता तो वो यहाँ के लोगों को जानकारी मिलती थी। इस पंक्ति का यही अर्थ हुआ कि शंख वहाँ बजता था, गूंज यहाँ सुनाई देती थी। जो चीज़ें वहाँ हो रही थी उसके बारे में यहाँ के लोग उत्सुक हो रहे थे। और ये काम किसका था? तो अखबार वालों का। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। उस दौर में 5,000 रुपया बहुत ज़्यादा होता था, तो 5,000 रुपये का सूट पहन के पालम, दिल्ली में पालम जगह है जहाँ अभी भी हवाई अड्डा है, उस क्षेत्र को पालम ही कहते हैं जो एयरपोर्ट का एरिया है, तो वहाँ उतरेंगी तो उनके लिए कुछ तो होना ही चाहिए, मतलब कुछ विशेष होना चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उनकी शान शौकत के क्या कहने। उनका बावर्ची भी इतना बड़ा वीर था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, पहले विश्व युद्ध में लड़ चुका था, तो फिर उनकी शान और शौकत का क्या कहना। शान और शौकत का मतलब हुआ उनकी जो शान है, उनका जो रहन सहन है, उसका जो बड़ा रूप है, उसको कह रहे हैं। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत, कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। बेसाख्ता भी एक शब्द है। स्वाभाविक रूप से या अनायास भी कह सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि वो रानी दिल्ली आ रही हैं, तो उनके आने की बात सुनकर जो दिल्ली है, नई दिल्ली जो राजधानी का क्षेत्र था, उसके मुंह से स्वाभाविक रूप से निकल गया। अर्थात उसकी जो दशा थी उसको
यहाँ पर लेखक बताना चाह रहे हैं कि उसकी दशा बहुत अच्छी नहीं थी। उनकी शान व शौकत के सामने नई दिल्ली की जो दशा थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। तो इसीलिए यहाँ कहा कि उसके मुंह से बेसाख्ता निकल पड़ा कि खुदा की रहमत, वो आए हमारे घर खुदा की रहमत, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। मतलब वो इतने शानदार हैं और हमारा घर इतने ख़राब हाल में है, तो इसलिए कभी हम उनको देखते हैं, कभी अपने घर को देखते हैं कि कहाँ उनको बिठाएं, कहाँ उनको रखें। और फिर क्या हुआ, तो देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। उनके स्वागत में नई दिल्ली का काया पलट किया जाने लगा, उसको सजाया जाने लगा। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हुई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाज़नीनों की तरह श्रृंगार किया। इसमें कमाल ये था कि किसी ने किसी को कहा नहीं कि इसका काया पलट करना है, अपने आप सब होने लगा। जिसका जो विभाग था वो उसको संवारने में लग गया कि कहीं हमारे ऊपर गाज न गिर जाए कि तुम्हारा ही खराब है। तो इसलिए सब लोग अपने आप शुरू हो गए। सड़कें जवान हुई, मतलब जो सड़कें टूटी फूटी थी, खराब हालत में थी, वो चकाचक दिखने लगी। और उन पर जो बुढ़ापे की धूल थी, मतलब उनकी जो खराबियां थी, जो गड्ढे वगैरह झुर्रियों जैसे थे, वो सब साफ कर दिए गए। इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। नाजनीन कहते हैं सुंदर स्त्री को, जो कोमल सी दिखे, नाजुक दिखे, तो उसको नाजनीन कहते हैं। इसको हिंदी में आपकी किताब में भी दिया हुआ है, कोमलांगी। मैं और स्पष्ट कर देता हूँ, कोमल और सुंदर अंगों वाली स्त्री। कहने का अर्थ कि इमारत का जो हर अंग था, हर जो भाग था, इमारतें जो उस क्षेत्र में थी, उनका रंग रोगन करा के उनको चमका दिया गया, उनको सुंदर बना दिया गया। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। इसके बारे में हमने कल बात किया था कि उनकी नाक टूट गई थी, गायब हो गई थी। उसकी एक लंबी दास्तान है जिसमें बहुत तरह का आंदोलन हुआ और किसी ने चुपचाप उसको उड़ा दिया, नाक को तोड़ दिया। ठीक है, इसमें और कोई शब्द हो तो मैं एक बार देख लेता हूँ। खामोश मतलब आप जानते ही हैं, चुप रहना। यह आंदोलन चल रहा था कि जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए। क्या मजाल, मजाल का मतलब हिम्मत कह लीजिए, जिसको ज़रूरत भी कहते हैं, कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। लेकिन पहुंच गए और उसको तोड़ दिया गया। इसमें एक शब्द है लाटों। लाट का मतलब मोती होता है, ये मैं लिख देता हूँ। या खंभा भी होता है, बड़ा सा पिलर जो लगाया जाता है उसको भी लाट कहते हैं, मैं वो भी लिख ही देता हूँ। पहले के समय में खंभे, बड़े बड़े खंभे गड़वाए जाते थे, जो पहचान होता था उस क्षेत्र का या उस राज्य का, तो उसको भी लाट कहते हैं। तो नाक गायब हो गई उनकी, तो ये एक परेशानी का सबब था। ठीक है, खैर ख्वाह एक शब्द है, खैर ख्वाहों। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, मैं एक बार मिटा देता हूँ इसको।
खैर ख्वाह, भलाई चाहने वाला या शुभ चिंतक भी आप इसको कह सकते हैं, शुभ चिंतक। ठीक है। तो उनसे चर्चा, सलाह मशविरा का दौर चला। फिर उसमें हुआ कि मशवरा का मतलब आप जानते हैं, राय विचार जो होता है। दिमाग खरोचे गए और तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बेहद ज़रूरी है। दिमाग खरोचे गए मतलब दिमाग को मेहनत कराया गया, उसमें ढूंढा गया कि इसका क्या उपाय हो सकता है। ठीक है। हुक्काम, हुक्काम एक शब्द है। हुक्काम, हुक्काम कहते हैं अफसर कह लीजिए या अधिकारी, जो हुक्म दे सकते हैं, बड़े अधिकारी। ठीक है। तो उनको उन्होंने भी इसमें अपना दिमाग लगाया, मेहनत किया और अंत में मूर्तिकार को ढूंढा गया। फिर मूर्तिकार ने कहा कि नाक तो लग जाएगी, लेकिन इसके लिए मुझे पता करना पड़ेगा कि पत्थर कहाँ से लाया गया था। तो फिर खोजा गया, लेकिन कुछ मिला नहीं कि कहाँ से लाया गया। तो उसने कहा कि पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए पर कुछ पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, सर मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, मतलब वो गायब हो चुके हैं। तो उसने कहा कि मैं पूरे भारत का दौरा करूँगा और सभी पहाड़ों पर पता करूँगा। ये सब बातें हुई, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर आगे चलकर मैं असल में कुछ ये सब बातें तो मैं कल कर ही चुका हूँ, मैं और शब्द ढूंढ लेता हूँ इसमें, नहीं तो फिर बहुत देर हो जाएगी अगर फिर से मैं पूरा पढ़ूँगा तो। सेक्रेटरी, कतरन हो गया, तहलका, बेसाख्ता, रहमत एक शब्द है इसमें, रहमत। रहम से रहमत बना है। रहमत का अर्थ होता है कृपा या दया करना, इसी से रहीम बना है। उसके बाद है अजायब घर, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं संग्रहालय, जहाँ पुरानी चीज़ों को रखा जाता है। अंग्रेजी में कहते हैं म्यूज़ियम। दारो मदार, जिम्मेदारी इसको कह सकते हैं। तैश, क्रोध के रूप में भी इसका कभी प्रयोग होता है, और जोश इसको कह सकते हैं।
जोश, क्रोध या जोश। क्रोध एक्चुअली नहीं होगा, जोश ही है, लेकिन दोनों के मिले जुले रूप में कई बार प्रयोग होता है। ढाढ़स का मतलब तसल्ली होता है, ये आपको पता ही है। हिदायत नहीं, मैंने लिखा कि नहीं, तो इतना हो गया, इसको मैं मिटाता हूँ। हिदायत, हिदायत कहते हैं निर्देश देना, डायरेक्शन जिसको कहते हैं, या किसी चीज़ के बारे में बताना कि इसको कैसे करना है, तो निर्देश इसके लिए सही शब्द है। कतई, जरा भी, उसके बाद है अभिनंदन, इसको आप स्वागत भी कह सकते हैं, सम्मान भी कह सकते हैं, बुत, बुत भी मूर्ति को ही कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें और भी शब्द हो सकते हैं जिनको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, पूरे पाठ को जब पढ़ेंगे। मैं जैसे शुरू में पढ़ के उसमें से शब्द ढूंढ रहा था, वैसे ही आपको पढ़ना है पूरे पाठ को, और उसमें से शब्दों को ढूंढना है जो आपको नहीं पता है, और तब उन शब्दों का अर्थ खोजना है। नहीं मिलता है तो फिर मुझसे पूछिए, तभी आप पूरे पाठ को ठीक से समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग शब्द जो मैंने लिखवाया, शब्द अर्थ के साथ लिखवाया है, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इनको लिखने का अभ्यास कीजिएगा। शुद्धता बहुत ज़रूरी है। आप लोग बहुत अशुद्ध लिखते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा अशुद्ध लिखते हैं आप लोग, तो उसको ठीक करने का यही तरीका है कि आप जो कठिन शब्द आपको लगता है पूरे पाठ में, उसको आप बार बार लिख के उसको लिखने का अभ्यास कर लीजिए, तभी ये अशुद्धि दूर होगी। और आपके पास समय इसके लिए कम है, आपको करना ही होगा, तभी आप इसको सुधार पाएंगे। खैर चलिए, आज इसको इतना ही रखते हैं। हम लोग कल इसके प्रश्न अभ्यास की बात करेंगे, और जो भी बाकी समझना रह गया होगा उसको फिर से एक बार हम लोग कर लेंगे। चलिए, आज के लिए धन्यवाद।